नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंशियली स्मार्ट में। आज हम एनपीएस के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियली स्मार्ट चैनल पे हम एनपीएस का एक सीरीज़ लेकर के आएंगे, क्योंकि एनपीएस की अगर पूरी बात मैं इस वीडियो में बताऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट ये रहेगा कि हम आपको एनपीएस के बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे, ताकि आप ये चॉइस कर पाएँ कि एनपीएस आपके रिटायरमेंट प्लानिंग का पार्ट हो या ना हो। दूसरे पार्ट में हम आपको एनपीएस के अकाउंट को कैसे खोलना है, कैसे मेंटेन करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। और तीसरे वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एनपीएस में विड्रॉल के क्या क्या ऑप्शन है, किस तरीके से आप विड्रॉ कर सकते हैं या अर्ली आप क्लोज़ कर सकते हैं या नहीं अकाउंट को, या इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज़ होंगे उसे हम कवर करेंगे। उसके बाद भी अगर हम किसी टॉपिक को मिस कर देते हैं तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार आपका ईपीएफ और पीपीएफ ट्रिपल ई बेनिफिट के अंदर आता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तीनों में दोनों में ही ट्रिपल ई का बेनिफिट होता है, मतलब एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। इसमें इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एग्जेम्प्टेड होता है, इसमें जो इंटरेस्ट अर्न होता है वो भी एग्जेम्प्टेड होता है टैक्स से, और जो कॉर्पस बिल होता है वो भी एग्जेम्प्टेड होता है टैक्स से। सेम बेनिफिट एनपीएस के अंदर भी होता है। जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं 1.5 लाख तक आप एटीसी के अंदर क्लेम कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर एक और प्रोविज़न है ATCCD 1B का, जिसमें आप एक्स्ट्रा 50,000 क्लेम कर सकते हैं। इन सम आप 2 लाख का अगर आप अच्छे तरीके से प्लान करें तो आप 2 लाख तक का टैक्स एनपीएस के थ्रू बचा सकते हैं। और जब हम विड्रॉल का टाइम आता है, जब हम 60% ऑफ द कॉर्पस विड्रॉ करते हैं, वो भी टैक्स फ्री होता है। लेकिन जो 40% एन्यूटी आपको मिलेगा, एन्यूटी के फॉर्म में जो पेंशन लेटर ऑन मिलेगा, वो टैक्सेबल होता है। एनपीएस अकाउंट की सेकेंड बेनिफिट की बात करूँ तो अकाउंट की सिंप्लिसिटी ही इसका सेकेंड बेनिफिट है। मतलब अकाउंट खुलवाना बहुत आसान है। आप घर बैठे इस अकाउंट को ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं, आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड बेनिफिट है कि ये अकाउंट पोर्टेबल है, मतलब अगर आपका जॉब कल को चेंज हो जाता है तो आप अकाउंट को, आपको एक यूनिक पैन नंबर दी जाती है जब आप अकाउंट खोलते हैं, तो आप अपने अकाउंट को शिफ्ट करा सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसका फ़ायदा ये आपको होगा कि जो भी कॉर्पस आपका वहाँ पे बना था वो एज़ इट इज़ शिफ्ट हो जाएगा। आप कंपाउंडिंग इफेक्ट ले सकते हैं। कई बार ये होता है कि हम जो भी अमाउंट एक्यूमुलेट करते हैं पुराने ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम वहाँ छोड़ देते हैं। इसके वजह से एक जो कंपाउंडिंग इफेक्ट, एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट आना चाहिए, वो हमारे कॉर्पस में नहीं आता है, तो इसीलिए हमारा कॉर्पस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ये दो। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूँ तो एनपीएस का नेक्स्ट बेनिफिट है रिटर्न रिलेटेड। एनपीएस का जो रिटर्न होता है वो आप मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स भी बना सकते हैं, इसीलिए क्योंकि इसमें जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आपको चॉइस दी जाती है कि आप इसमें एक्टिवली इन्वेस्ट करें या फिर आप इसमें ऑटो चॉइस होता है। एक्टिवली जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 4 तरह के इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन होता है। इक्विटी है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, अदर अल्टरनेटिव फंड्स है। इन चारों में आप अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट आप अपना परसेंटेज इक्विटी में कितना करेंगे, कितना गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करेंगे, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में करेंगे, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हैं। इनफैक्ट जो भी डिसीजन लेंगे मैक्सिमम 75% इक्विटी में अलाउड है। लेटर ऑन ये 2.5% हर साल रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर आप ऑटो चॉइस में जाएंगे तो भी आपको 3 ऑप्शन रहता है। एग्रेसिव मेथड रहता है, मॉडरेट मेथड रहता है, कंजर्वेटिव मेथड रहता है। कंजर्वेटिव मेथड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है मेजरली कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में किया जाता है। जो एग्रेसिव मेथड होता है उसमें मेजरली इक्विटी में किया जाता है। जो मॉडरेट है इसमें इन दोनों का बैलेंस बनाया जाता है। तो जिस तरीके का आपका रिस्क कैपिटाइट है उस तरीके का पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। इनफैक्ट यही नहीं, पेंशन फंड मैनेजर्स, हमें 10 पेंशन फंड मैनेजर्स अवेलेबल हैं। तो आप अगर पेंशन फंड मैनेजर्स को आप चाहते हैं कि मैं ये पेंशन फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस अच्छा है, आप न्यूज़पेपर्स वगैरह थोड़ा ट्रैक करेंगे तो आपको पता लगेगा, तो आप पेंशन फंड मैनेजर में शिफ्ट भी हो सकते हैं। जो 10 अवेलेबल पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, टू नेम अ फ्यू, SBI है, HDFC है, ICICI है, UTI है। तो आप अगर देखते हैं कि नहीं भाई इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा था,
अभी ये वाला फ़ंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप साल में एक बार फ़ंड मैनेजर भी चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी नया चेंज जो ये आया है इसके अंदर, नए बदलाव के अंदर ये है कि आप जब पेंशन फ़ंड मैनेजर्स चूज़ कर रहे होते तो आप इक्विटी के अंदर अलग पेंशन फ़ंड मैनेजर चूज़ कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए अलग चूज़ कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए अलग चूज़ कर सकते हैं। मतलब इनिशियली हमें एक फॉर एग्जांपल हमें वेनिला फ्लेवर ही खाना पड़ता था हर इंस्ट्रूमेंट के लिए, लेकिन अब इसमें क्या है कि आपको अलग अलग फ्लेवर्स अवेलेबल होंगे। आप चॉकलेट एक में ले सकते हैं, एक में वेनिला ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट आप अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको जो भी रिटर्न्स मिलेगा मार्केट के अकॉर्डिंग रिटर्न्स हायर मिल सकता है। जो भी कंजर्वेटिव मेथड होता है, जिस मेथड में हम सेव करते हैं या हम पेंशन की प्लानिंग करते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। एनपीएस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको ये सारे ऑप्शंस देता है, तो इसके वजह से भी आप एनपीएस को अपना एक पार्ट और रिटायरमेंट प्लानिंग का बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ एनपीएस की बेनिफिट्स के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आई एम श्योर अब आप ये जानना चाहेंगे अकाउंट कैसे खोलना है, मेंटेन कैसे करना है एंड रिलेटेड सारे डिटेल्स, वो सब हम एनपीएस की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।